जय श्री कृष्ण दोस्तों। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यह कहावत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ईश्वर की लीला का जीवित परिणाम है। जब कोई चारों ओर से संकट से घिर जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भगवान की कृपा ऐसी राह दिखा देती है जहां से जीवन फिर मुस्कुराने लगता है। यह विषय न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह सिखाता है कि जब भगवान हमारे रक्षक हो तब कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। न समय, न मृत्यु, न दुर्भाग्य। यही भरोसा, यही श्रद्धा जीवन को चमत्कारों से भर देती है। यह कहावत न केवल हमारी आस्था का प्रतीक है बल्कि जीवन में घटने वाली अद्भुत घटनाओं का भी परिणाम है। जब जब इंसान संकट में फंसा तब तब किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की। यह विषय न केवल चमत्कारों से भरा है बल्कि ईश्वर की करुणा और रक्षण की जीवित मिसाल भी प्रस्तुत करता है। यह कहानी आपको विश्वास और भक्ति की नई गहराइयों से जोड़ देती है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु थी और अकेली रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। उसके पास 2 कमरों का एक मकान था जिसमें वह रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही समझदार थी। वह किसी भी व्यक्ति को अपना मकान किराए पर नहीं देती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मकान किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो बाद में मकान खाली न करे तो उसे परेशानी हो सकती है। इसलिए वह किसी को भी मकान देने में कतराती थी। उसके पास 2-3 बकरियां थी जिसका दूध वह बाजार में बेचती थी, लेकिन बकरी का दूध कम लोग ही पीते हैं। एक दिन उसकी मुंह बोली बहन उसके पास आकर बोली, बहन तू झूठ मूठी कह दिया कर कि बकरी का दूध तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको पीने से बहुत बीमारियां ठीक हो जाती है। बस देखना कि फिर चमत्कार। लेकिन यह बात किसी को मत बताना। तुम अपने आप को अकेला महसूस भी नहीं करोगी। लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। तुम लोगों से कहना कि इस दूध के पीने से कई बीमारियां व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। लेकिन यह बात गांव के लोगों को मत बताना। अगर कोई बाहर से व्यक्ति इस गांव में आए तो बस उसे ही कह देना। बुढ़िया यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसकी मुंह बोली बहन कुछ दिनों के पश्चात अपने घर लौट गई। बुढ़िया ने सोचा क्यों न मैं अपनी बहन की बात को आजमा कर देखूं। उसके घर के पास ही कुछ दूरी पर एक विदेशी नवयुवक ने मकान किराए पर लिया। वह दंपत्ति अपने बेटे के साथ वहां रहने के लिए आए। उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन टहलते हुए चंपा उस विदेशी दंपत्ति के घर के पास से गुजर रही थी। बातों ही बातों में चंपा ने उनके बेटे से बच्चे को टॉफी पकड़ाते हुए कहा, ले लो बेटा, लगता है नए नए आए हो। वह महिला बोली, हाँ बहन, मैं और मेरा पति और मेरा बच्चा यहाँ जलवायु परिवर्तन के लिए हिमाचल की वादियों में घूमने आए हैं। तुम्हारा प्रदेश तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के कल कल करते झरने, हरी हरी वादियां और प्रकृति की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। चंपा बोली, हाँ यहाँ रहोगी तो विलायत जाने का भी मन नहीं करेगा। मैं भी तुम्हारे सामने वाले घर में ही रहती हूँ। अगर आपका मन न लगे तो आप हमारे घर जरूर आना। छोटा सा घर है पर अतिथि को पूजनीय होती है। मैं आपके स्वागत के लिए तत्पर हूँ। चंपा उसके मेल जोल बढ़ाकर चली गई। एक दिन चंपा का बच्चा बाहर अकेला खेल रहा था। उसने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम्हारी माँ नहीं आ रही? बच्चा बोला, मेरी मम्मी बीमार है इसलिए ही हम यहाँ आए हैं। चंपा से रहा नहीं गया। वह उनके घर गई और बोली, मेम साहिब नमस्ते। भीतर से उसकी मम्मी उठकर बोली, बहन तुम? चंपा बोली, आपके बेटे से सुना है कि आप बीमार है। वह बोली, हाँ आपने ठीक सुना है, मुझे गुर्दे की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए किसी पर्वतीय स्थल पर जाना जरूरी है वरना हालत बिगड़ सकती है, इसलिए हम यहाँ सैर सपाटे के लिए आ गए। चंपा बोली,
बीवी जी, आपने ठीक ही सुना। हिमाचल की भूमि देवताओं की भूमि है। यहाँ पर देवता निवास करते हैं। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आपको एक सलाह देती हूँ। उनकी मम्मी बोली, क्या आप दूध कहाँ से लेती हैं? वह बोली, हम पैकेट का दूध लेते हैं। चंपा बोली, छोटी मुँह है बड़ी बात पर मैं आपको एक सलाह देती हूँ। आप कुछ दिनों तक बकरी का दूध पीकर देखिए, तब देखना चमत्कार आपको लगेगा। वह आप अजीब हैं, बात अजीब है, मगर आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। शाम को शेफाली ने अपने पति से कहा, यह साथ वाली औरत मुझे कह रही थी कि बकरी का दूध पीकर देखो, शायद इसका दूध बिक नहीं रहा होगा, इसलिए वह हमें ऐसा कह रही है। शेखर बोला, हो सकता है वह ठीक ही कह रही हो। बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, बस थोड़ी दुर्गंध होती है। पीकर देखने में क्या जाता है, हो सकता है तुम्हें कुछ लाभ मिले। इतनी दवाइयाँ तुम्हें मैं खिला चुका हूँ, बकरी का दूध कोई नुकसान नहीं करेगा। शेफाली उन्हें बकरी का दूध देने लगी। कुछ दिनों बाद जब शेफाली विदेश गई तो डॉक्टर शेफाली से कहा, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। वह हैरान हो गई। यह सच था कि वह सचमुच ठीक हो चुकी थी। जब बाहर से विदेश लोग आते हैं तो वह उन्हें भी बकरी का दूध देती है। लोग उसके द्वारा दिए गए दूध को पीकर स्वस्थ हो जाते हैं। एक छोटे से प्रदेश में रहने वाली बुढ़िया की इतनी ख्वाती हो गई कि लोग उसकी बकरी का दूध पीने दूर दूर से आने लगे। उसके तो सपने में भी नहीं सोचा कि उसकी मुंह बोली बहन की बातों का उस पर इतना गहरा असर होगा। वह एक दिन बड़ी मशहूर हो गई। उसने बहुत सारी बकरियां पाल ली। शेफाली हर बार की तरह छुट्टियां में विदेश से आकर उन्हीं के घर के पास रहती। उस बुढ़िया के कारोबार को फैलता देखकर कुछ लोगों ने उसकी जमीन और बकरियां हड़पने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम इस बुढ़िया को मार देंगे। एक दिन बुढ़िया की मुंह बोली बहन अंजलि का बेटा रोहन गांव से आया। उसकी मां ने उसे बताया कि बकरी का दूध बेचने की योजना तो उसने ही अपनी बहन को दी थी। वह यह देखने आया था कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। उसे देखकर बोला, मौसी आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है। अब आप आराम कीजिए, मैं आपकी बकरियों की देखभाल किया करूंगा। आप मुझे अपना बेटा समझिए। बुढ़िया उसके मन में क्या चल रहा था यह समझ नहीं सकी। वह बोली, कुछ दिनों यहाँ रहकर देख लो, जब तुम्हें अच्छा लगेगा तभी देख लेना। वह सोच रही थी कि उसकी माँ ने ही तो उसे यह योजना बताई थी। अगर इसका बेटा इस व्यापार को संभाल लेगा तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है, रोजी रोटी का थोड़ा बहुत गुजारा चलता रहेगा। एक दिन रोहन ने उसे मिठाई में मिलाकर जहरीली दवा खिला दी। उसके कहा कि मौसी जी, मैं आज आपको बूंदी के लड्डू लाया हूँ। चंपा ने लड्डू खा लिए और वह बेहोश हो गई। लड्डू बहुत जहरीले थे। जैसे ही बुढ़िया बेहोश हुई, रोहन वहां से खिसक गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसे बेहोश होते देखकर वह तुरंत बाहर निकल गया। इस बुढ़िया की लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं, उसने सोचा। उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जल्दी में ताला लगाना भूल गया। वह पास की एक दुकान पर पहुंचा। वहां से 2 बकरियां, 2 बोरियां और एक रस्सी खरीदी। बोरियों में भरकर उसने बुढ़िया की लाश को नदी में फेंक दिया। शाम के समय शेफाली के लिए चंपा दूध लेकर आती थी, पर उस दिन नहीं आई। जब वह नहीं आई तो शेफाली और उसका पति शौर्य दोनों उसके घर गए। उन्हें किसी मरीज को देखने जाना था। दोनों ने अपना सामान और दवाइयां ली। शेफाली अपने पति शौर्य से बोली, पहले मैं चंपा के घर दूध का बर्तन छोड़कर आती हूँ। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां चंपा बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शेफाली ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। जहर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। शेफाली ने अपने पति से कहा, इसे क्लिनिक ले चलते हैं। उन्होंने उसे अपने क्लिनिक ले जाकर इंजेक्शन लगाया। उसे उल्टी हो गई और कुछ देर बाद होश आ गया। चंपा बच गई। शेफाली बोली, तुमने जहरीला लड्डू खा लिया था, इसी कारण तुम्हारी यह हालत
हालत हुई है। बुढ़िया समझ चुकी थी कि उसकी मुंह बोली बहन के बेटे रोहन ने ही उसे जहरीला लड्डू खिलाया था। वह बोली उसे मेरे मकान और जमीन चाहिए, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसने सोचा होगा कि ये बुढ़िया अकेली रहती है, इसे मारकर इसके घर पर कब्जा कर लेता हूँ। चंपा ने अपनी सारी कहानी डॉक्टर और उसकी पत्नी को सुना दी। शेफाली बोली बहन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिसको भगवान ने बचाना होता है उसे दुष्ट व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। शेफाली बोली हम उसकी परीक्षा लेंगे, वह अभी फिर आएगा, तुम ऐसे ही पड़ी रहना। हम देखना चाहते हैं कि वह क्या करता है, उसकी परीक्षा लेना बहुत जरूरी है। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। चंपा बोली एक पुलिस वाले से मेरी पहचान है, उसे भी बुला लो। शेफाली ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर सारी बात समझा दी। पुलिस वाला बोला मैं तुम्हारे घर के आसपास ही हर आने जाने वाले पर नजर रखूंगा। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने भी अपनी गाड़ी बाहर एक और खड़ी कर दी। बुढ़िया की मुंह बोली बहन के बेटे को आने में देर होगी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसकी वजह से उसे देर हो गई। उसे पता था कि मौसी के घर में अब कोई आने वाला नहीं है, उसने तो उसे जहरीला लड्डू खिला ही दिया था। बुढ़िया चुपचाप वहीं पड़ी होगी, यही सोचकर वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा बुढ़िया मर चुकी है। उसने उसे बोरी में बंद किया और अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। एक अतिरिक्त बोरी भी गाड़ी में रख दी। उसने मौसी को बोरी में डाल दिया और फिर बुढ़िया के कमरे के अंदर जाकर जल्दी जल्दी जमीन के कागज ढूंढने लगा। पुलिस वाले ने तुरंत बोरी को खोला और बुढ़िया को बाहर निकाल दिया और उतने ही वजन वाला सामान उसमें भर दिया। रात होने की वजह से रोहन को दिखाई नहीं दिया कि बोरी में क्या है। जब उसे घर के कागज मिल गए तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ को फोन किया, मैंने बुढ़िया का काम तमाम कर दिया है, अब उसकी लाश को नदी में फेंक दूंगा। वह जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से निकला। अंधेरा हो चुका था। वह नदी के पास गया, चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरी निकाली और नदी में फेंक दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। उस रात चंपा ने डॉक्टर साहब के घर पर ही रात बिताई। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। चंपा बोली डॉक्टर साहब आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप मेरे मरने के बाद यहां आकर रुके, पर अपने नहीं होकर आपने मुझसे ज्यादा अपनापन दिखाया है। पराये लोग ही असली होते हैं, जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। फिर चंपा ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मेरी मुंह बोली बहन का बेटा लालच में आकर मेरे साथ बुरा करने चला था। अगर मैं भी उसके साथ बुरा करती तो वह फिर हम दोनों में क्या फर्क रह जाएगा। मैं उसे अपने तरीके से सजा दूंगी। पुलिस इंस्पेक्टर मान गए और बोले ठीक है, हम उस पर नजर रखेंगे, जब तुम कहोगी हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाले चले गए। शेफाली बोली तुम क्या करोगी। चंपा बोली मैं रात को उसे भूत बनकर डराऊंगी, वह डर के मारे इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। अगले दिन जब रोहन आया वह बहुत खुश था। वह बुढ़िया की चारपाई पर जाकर लेट गया। रात को चंपा ने उसे डराया, मैं चंपा का भूत हूँ, तुमने मुझे नदी में फेंका, मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। कहाँ है मेरी जमीन के कागज, जल्दी बता वरना तुझे भी मैं नदी में फेंक दूंगा। रोहन डर गया। वह बोला नहीं मुझे मत मारो, मुझे ऐसा करने के लिए मेरी माँ ने भेजा था, मैं सब बताता हूँ। चंपा बोली जब तक तू नहीं बताएगा मैं तुझे रोज इसी तरह डराऊंगी। वह बोला कागज मेरी अटैची में है, मेज पर रख दूं। चंपा बोली अगर अब तूने उन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी। वह डर के मारे कांपने लगा। तू आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। रोहन बोला मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। बुढ़िया
ने कागज उठा लिए और रात को किसी होटल में ठहरी। सुबह वह डरते डरते अपनी टैक्सी लेने आया, देखा कागज वहां नहीं थे। सामने से मौसी आती हुई दिखी, वह तो बेहोश होते होते बचा। वह बोला, मौसी माँ मुझे माफ कर दो। चंपा बोली, तू मौसी का मतलब जानता है? मौसी का मतलब होता है माँ जैसी, और तूने तो मुझे भी नहीं बख्शा। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मैं न मरी थी न कोई भूत थी। तूने मुझे जहरीला लड्डू खिलाकर मारने की पूरी साजिश रची थी, मगर तू उसमें विफल हो गया। इस बार मैंने तुझे जेल जाने से बचा लिया, पर अगली बार तू कोई चाल चलेगा तो मुझे जेल भेजकर ही दम लूंगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचे और बोले, चलो अब तुम्हें हवालात की सैर करवाई जाए। रोहन बोला, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर साहब बोले, तुम 3 महीने की सजा तो अवश्य होगी। उन्होंने उसे हथकड़ी पहनाई और काल कोठरी में बंद कर दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। और फिर मिलते हैं। जय सिया राम दोस्तों।